मेरा नाम अरमान है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे परिवार में मेरे अलावा मेरी एक बहन, भाई और मेरे माता पिता हैं। मैं अपने परिवार में सबसे बड़ा बेटा था। मेरे पिता बहुत मेहनती इंसान थे। मेरे पिता हमेशा बीमार रहने लगे थे, इसलिए अब उनसे ज़्यादा काम नहीं होता था। लेकिन वह एक बड़ी फैक्ट्री में मैनेजर की नौकरी किया करते थे। काम ज़्यादा होने की वजह से उनकी सैलरी भी बढ़ा दी गई थी। वह काफ़ी सालों से उस फैक्ट्री में काम किया करते थे। सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए मेरे घर में मुझे सबसे ज़्यादा प्यार किया जाता था। मुझे अपने पिता का हाथ बढ़ाना था, इसलिए मुझे नौकरी की ज़रूरत थी। मैं एमए पास किया हुआ था, इसलिए आसानी से मुझे सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। नौकरी करना तो नहीं चाहता था, लेकिन आखिर में कब तक अपने पिता की कमाई से अपना खर्च पूरा करता। अब मैं जवान हो गया था, इसलिए नौकरी की तलाश थी। मुझे सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई थी। वहाँ पर मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। पिताजी काम अच्छा चल रहा था और मुझे भी सैलरी अच्छी मिलने लगी थी। इसी वजह से हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी और हमारी ज़िंदगी अच्छी तरीके से और खुशहाल तरीके से गुजर रही थी। मेरे पिता मेरे नौकरी करने से बहुत खुश हुए थे। आखिर उनके कंधों से थोड़ा बहुत बोझ कम हो गया था। मुझे अपने छोटे भाई बहन को भी पढ़ाना था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से करूँगा, क्योंकि वह हमारी इकलौती बहन थी। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार किया करता था और हमेशा से ही मैं उनका कहना मानता था। पहले तो मैं स्कूल में पीरियड वॉइस पढ़ाता था, लेकिन अब मुझे 8th क्लास दे दिया गया था। मुझे इसी क्लास को पढ़ाना है। अपने 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाया करता था। उस स्कूल में न्यू एडमिशन हो रहे थे। बच्चों के लिए नया नया क्लास था और न्यू एडमिशन बच्चों के लिए हर चीज़ नई थी। मुझे स्कूल में नौकरी करते हुए 2 साल हो गया था। मुझे 8th क्लास की जिम्मेदारी दे दी गई थी। 8th क्लास में 40 बच्चे पढ़ते थे। हमारे स्कूल में लड़के लड़कियां दोनों ही पढ़ा करते थे। हमारा स्कूल इंटर तक था। मैं बच्चों को बहुत ही प्यार से पढ़ाया करता था। कभी भी मैंने बच्चों पर गुस्सा नहीं किया था। मैं हमेशा बच्चों को समझा कर पढ़ाया करता था, इसलिए बच्चे मुझे अपना फेवरेट टीचर समझने लगे थे। एक दिन मैं अपने क्लास के बच्चों की कॉपियाँ चेक कर रहा था, तो मेरे पास एक लड़की आई। उसकी उम्र 12 साल की थी और वह 8th क्लास की स्टूडेंट थी। वह मेरे पास आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, सर, मेरी शादी आपसे होगी। मेरा ध्यान कॉपी चेक करने में था। कॉपियाँ चेक कर रहा था और कॉपियाँ चेक करने में ज़्यादा ही बिजी था, इसलिए अचानक उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया था। मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे लगा शायद मुझे सुनने में कुछ गलती हुई हो। तभी मैंने उससे दोबारा पूछा, तो वह कहने लगी, मेरी शादी आपसे ही होगी और आप ही मेरा दूल्हा बनोगे। उसने एक बार फिर से कहा। कुछ देर तक उसे देखता रहा, जो बहुत रफ्तार अंदाज में अपनी बात कह रही थी, जैसे उसकी बात सच हो जाएगी। और हैरत तो मुझे उस मजबूत अंदाज पर थी, जो बहुत ही सच्चाई के साथ यह बात कह रही थी। मैंने उससे कहा, तुम यह सब क्या कह रही हो? उसका नाम गोपी था और वह बहुत ही मासूम शक्ल की लड़की थी। उसने मुझे दोबारा कहा, सर, आपकी शादी मुझसे होगी। मैं आपकी दुल्हन बनूंगी और आप मेरा दूल्हा बनोगे। एक बार फिर से बोलो तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। मैं उसकी बात को मजाक समझते हुए इग्नोर कर दिया और मैंने उसे डांटा भी नहीं था, बल्कि उसकी बात को इग्नोर करके वापस उसे उसकी जगह पर भेज दिया था। और फिर उसके बाद मैंने अपने काम में बिजी हो गया था। वह बच्ची थी, यह समझकर मैंने उसे इग्नोर कर दिया था। उसके बाद जब भी मैं उसे देखता था तो मेरे दिमाग में उसी की कही हुई बात ही घूमने लगती थी, लेकिन मैं बस
मुस्कुराकर ही रह जाता था। वह बच्ची थी, काफ़ी इंटेलिजेंट और बहुत ही खूबसूरत थी और वह क्लास में सबसे इंटेलिजेंट लड़की थी। यही वजह थी जो बाकी टीचर्स की तरह मेरी नज़र में भी थी। मेरे पढ़ाने का एक असूल है कि मैं सब बच्चों को एक ही नज़र से देखता हूँ और सबके साथ एक जैसा ही सलूक करता हूँ। किसी भी बच्चे को उसके इंटेलिजेंट पर दूसरे बच्चों से कंप्लेंट नहीं करता, क्योंकि मैं खुद भी ऐसे टाइम से गुजर चुका हूँ और उसे जानता हूँ कि जब टीचर फेवरेटिज्म करते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है। तभी मैं हमेशा इस चीज़ पर ध्यान देने की कोशिश नहीं करता था। मैंने उसे बच्चों की बात को इग्नोर कर दिया था कि वह बच्ची थी, क्योंकि ऐसी किसी भी बात को सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उसकी बचकानी बात को मैंने इंजॉय ज़रूर किया था। छुट्टी के टाइम पर मैं स्कूल से निकल आया ताकि मैं जल्दी घर पहुंचकर आराम कर सकूं। कुछ देर बाद मैं घर पहुंच गया, फ्रेश होकर खाना खाया और फिर आराम से खाना खाकर अपने कमरे में जाकर लेट गया था। अभी इतनी ही देर में मैंने अपनी आंखें बंद की थी कि अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई कमरे के अंदर आया। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर मैंने अपनी आंखें खोलकर आने वाले कोई और नहीं, मेरी माँ थी। माँ को देखकर मैं सीधा होकर बैठ गया तो वह मेरे सामने आकर बैठ गई। मैंने माँ से पूछा कि क्या हुआ माँ, आप तो आराम कर रही थी। माँ मेरे सवाल पर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, हाँ, मगर मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में आई हूँ। माँ की ये बात सुनकर मैं अचंभे में पड़ गया था कि माँ को मुझसे इस टाइम कौन सी ज़रूरी बात करनी थी, जो खुद अपना आराम छोड़कर मुझसे यह बात करने के लिए मेरे कमरे में आ गई थी। मैंने माँ से कहा, ये बताइए आप मुझसे कौन सी बात करना चाहती है। मैं बड़ी हैरत में आ गया था तो माँ फिर से मुस्कुराने लगी और नरमी से मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, हाँ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है और अभी इसलिए तुमसे बात करना चाहती थी क्योंकि तुम्हारे पिता को तुम्हारा जवाब चाहिए था। अब की बार माँ ने बताया तो मैं और भी ज़्यादा उलझ गया था और इसी उलझन में अपनी माँ को देख रहा था। माँ ने कहा कि दरअसल अब हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देख रखी है। मैं तुम्हारी मर्जी पूछने आई हूँ ताकि हम लड़की वालों को जवाब दे सके। लड़की है, अच्छी है और पढ़ी लिखी है, खाते पीते लोग हैं जिनका किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तुम्हारे पिता को वहाँ पर सब कुछ पसंद आ गया है और मुझे भी लड़की बहुत पसंद आई है, इसलिए मैं तुम्हारी मर्जी जानना चाहती हूँ ताकि उन लोगों को हम अपने घर पर तुम्हें दिखाने के लिए बुला सके। मैंने माँ से कहा, माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, अभी मेरी नौकरी को 2 साल हो तो हुआ है, अभी मैं कमाई करना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं शादी करूँगा। माँ ने कहा, बेटा, थोड़ा अपनी माँ पर भी ख्याल करो, तुम्हारी बहन छोटी है और पढ़ाई करने जाती है, घर के सारे काम का बोझ मेरे ऊपर ही है। मेरी अब बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि घर का काम कर सकूं। सारा दिन तुम्हारी बहन स्कूल और ट्यूशन में बिजी रहती है और मैं घर में अकेली रहती हूँ। घर में बहू आ जाएगी तो मेरा साथ भी हो जाएगा और मेरा मन भी लगा रहेगा। मैं अपने पोते पोतियों की शक्ल जीते जी देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बेटे की शादी ना देख सकूँ और उससे पहले ही इस दुनिया से चली जाऊँ। मैंने माँ से कहा, आखिर कैसी बातें कर रही हैं माँ। की सारी बात सुनने के बाद मैंने माँ की तरफ हैरानी हुई और मुझे उस लड़की गोपी की बात याद आ गई जिससे आज मुझसे कहा था कि मेरी शादी याद आ गई, जिसने आज मुझसे कहा था कि मेरी शादी आपसे ही होगी और मैं उसका दूल्हा बनूंगा, और मैं उसकी बात पर हंस पड़ा था, जबकि अब सच में मेरी शादी की बातें होने शुरू हो गई थी। माँ कहने लगी, कहाँ खो गए बेटा, मुझे जल्दी जवाब दो ताकि मैं लड़की वालों को जल्द से जल्द जवाब दे सकूं। मैं माँ के सवाल पर चौक पर होश में आया था और कहने लगा
कि नहीं, कुछ नहीं, कुछ और सोच रहा था। जैसा आपको ठीक लगे आप जैसा ही कर लो। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था और उनके फैसले पर बहुत खुश था। मैंने कह दिया था कि आप मेरे लिए जो भी फैसला करोगे मैं उसी में राजी हूँ। मुझे पता था कि मेरे माता पिता मेरे लिए कभी गलत फैसला नहीं करेंगे, इसलिए मैं अपने माता पिता के हर फैसले का मान रखता था। मेरी माँ मेरा फैसला सुनकर बहुत खुश हुई थी और मुझे बहुत सारा आशीर्वाद देकर अपने कमरे में चली गई थी और मुझसे कहने लगी थी कि तुम आराम से सो जाओ, तुम्हें सुबह जल्दी उठकर स्कूल भी जाना होता है। माँ की यह बात सोचते हुए सोने की कोशिश करने लगा था। मैं अपने माता पिता का सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए सबसे ज़्यादा लाडला भी था। घर में सब मुझे बहुत प्यार किया करते थे। मेरे दोनों छोटे भाई बहन भी मेरी बहुत इज्जत किया करते थे। मैंने अपने दोनों भाई बहन को इस स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया था जिसमें मैं नौकरी किया करता था और स्टार्टिंग में मैंने अपने शौक़ के लिए टीचिंग करना शुरू कर दिया था। वैसे तो मैं कोई और काम करना चाहता था, लेकिन अभी के लिए यही काफ़ी था। मैंने सोचा हुआ था कि कभी मुझे कोई और अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मैं टीचिंग छोड़कर उस काम में लग जाऊंगा। लेकिन फिर भी अभी हमारे घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। पिताजी और मेरी कमाई से घर अच्छी तरह से चल रहा था। स्कूल में जॉब करते हुए मुझे 2 साल हो गया था। मेरे पिता मेरी इज्जत से बहुत खुश है क्योंकि मेरी काबिलियत पर मुझे यह नौकरी मिली थी। मैं बहुत ही इंटेलिजेंट था, इसलिए स्कूल वाले ने जल्द ही मेरी सैलरी बढ़ा दी थी। मैं बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाया करता था, तभी मैं बच्चों के साथ गलत वर्ड यूज नहीं किए थे। स्कूल के सारे लोग मेरी बहुत ही इज्जत किया करते थे और सारे स्टूडेंट भी मेरी बहुत इज्जत की। मेरे पिता को खुशी इस बात की थी कि मैंने जल्द ही जिम्मेदारियों को समझना सीख लिया था। अब मेरी जिम्मेदारी थी कि मुझे 8th क्लास को पढ़ाना था। मुझे उन्हें पढ़ाना तो था ही और मैंने बिना किसी एतराज़ के यह जिम्मेदारी ले ली थी। मुझे बस पढ़ाने से मतलब था, ना कि क्लास चेंज होने से। अब मैं 8th क्लास का परमानेंट टीचर बन गया था और 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाया करता था। गोपी फिर से मेरे पास आई और मुझसे शादी के बात पर बड़े मजबूत अंदाज में कहने लगी। मैंने फिर से उसकी बात को हंसकर टाल दिया था। यही सोच रहा था कि वह बच्ची है, अक्सर बच्चे ऐसी हरकतें क्या करते हैं। मैंने अपने माता पिता को शादी करने के लिए हाँ कर दी थी और लड़की वालों तक मेरे जवाब पहुंच चुका था। माँ ने बताया कि कुछ दिनों बाद लड़की वाले मेरे घर मुझे देखने के लिए आने वाले थे, जिस पर मैंने इकरार करते हुए सर हिला दिया था। आज फिर मैं स्कूल में 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाना, जब अचानक वही लड़की गोपी मेरे पास आई और कहने लगी, सर मेरी शादी आपसे होगी और आप ही मेरे दूल्हा बनोगे। मैं उसकी फिर से वही बात सुनकर कुछ हैरान हो गया था, मगर मैंने फिर से हंसकर उसकी बात को टालकर ख़त्म कर दिया था कि वह बच्ची है और उससे भी मतलबी बात पर उस बच्चे का मैं क्या करता। उसकी बात पर हंसने के मैंने आज फिर उसकी बात टाल दी थी और मुझसे यह बात कहने के बाद वह फिर से जाकर अपनी जगह पर बैठ गई थी। मेरे दिमाग से भी यह बात बाकी बच्चों में बिजी होकर ख़त्म हो गई थी, मगर आने वाले कुछ दिनों में अच्छे से अंदाज़ा हो गया था कि वह लड़की अपनी बात पर इतनी पक्की थी, क्योंकि वह हर रोज़ मुझे आकर एक ही बात कहा करती थी कि मेरी शादी आपसे होगी और आप ही मेरा दूल्हा बनोगे। शुरू में भी उसकी बात को हंसकर मजाक में टाल दिया करता था, मगर आखिर कब तक मैं आशा करता, क्योंकि अब हद हो चुकी थी और मेरी बर्दाश्त से बाहर होती चली जा रही थी। लगता था कि किसी भी दिन मैं उस पर गुस्सा उतार दूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह मुझे रोज़ रोज़ एक ही बात क्यों कहा करती थी, और वह भी बेवजह। मैंने एक दिन उसे डांट डपकाकर उसको समझा दिया था कि वह आइंदा इस तरह की बात ना करे,
लेकिन उसकी फिर भी समझ नहीं आया था और फिर उसी हरकत को दोहराए जा रही थी। अब मैं उसकी बातों से भी ज़्यादा तंग आ गया। मुझे उसकी बात का कोई हल नज़र नहीं आ रहा था कि कैसे इस बच्चे को इस बात से दूर रखूं। मैं अपने स्कूल में किसी और टीचर को भी यह बात नहीं बता सकता था, क्योंकि मैं जानता था मेरी बात सुनकर वह लोग यही कहेंगे कि वह बच्ची है, नादान है, तो उसकी बातों को इग्नोर कर दूं। एक बच्चा समझकर, मगर मैं उसको बच्चा समझकर उसकी बातों को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था और उसके रोज़ रोज़ एक ही बात से मैं बेहद तंग आ गया था। उस दिन भी मैं चेयर पर बैठा हुआ अपने क्लास में बच्चों की कॉपियाँ चेक कर रहा था जब वह मेरे पास आई और फिर मुझसे वही बात दोहराने लगी जो रोज़ कहा करती थी और आज मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जबकि वह मासूम सा चेहरा भरकर मेरे सामने खड़ी हुई थी। मैंने पहले तो उसको प्यार से समझाया, बेटा गोपी, बच्चे ऐसी बातें नहीं करते हैं, लेकिन फिर उसने वही बात कही जो वह कहा करती थी। अब मैं और भी ज़्यादा तंग आ गया था। मैंने उसको डांटा और उससे कहा कि कल तुम अपने पापा को स्कूल लेकर आना। मैंने गुस्से में उससे कहा तो वह कहने लगी, सर मेरे पापा स्कूल में नहीं आ सकते। मैं उसके पापा को स्कूल में बुलाना चाहता था ताकि उसकी हर हरकत के बारे में बता सकूं और वह अपनी बेटी को समझाए कि बच्चे इस तरह की बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। वह मेरी बात तो समझ नहीं रही थी, मगर अपने पापा की बात ज़रूर मान लेती। उससे बड़ा मासूम सा चेहरा बनाकर कहा था। मैंने उससे कहा, क्यों नहीं आ सकते? मुझे उसके इनकार पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने किसी तरह से अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और बड़ी नरमी से, प्यार से उससे पूछा, तुम्हारे पापा स्कूल क्यों नहीं आ सकते? गोपी ने कहा कि सर मेरे पापा लाचार है, दोनों टांगों से चल नहीं सकते, आप ही हमारे घर पर जाकर उनसे मिल लेना। उस बच्ची ने बड़े इत्मीनान के साथ कहा था। मैं तो हैरत में आ पड़ा था कि उसके पिता लाचार हैं। मुझे यकीन तो नहीं आ रहा था, लेकिन वह बच्ची 8th क्लास में थी और इतनी भी छोटी नहीं थी कि इतना बड़ा झूठ बोलने की ज़रूरत के कि पापा लाचार होंगे। तभी तो वह ऐसा कह रही थी। उसकी बात सुनकर मैंने सर हिला दिया, क्योंकि मैं उसके घर जाकर उससे मिलने का फ़ैसला कर चुका था और अब मैं स्कूल से छुट्टी होने के बाद उसके घर जाने वाला था। बाकी सारा टाइम मैंने गोपी की बातों को इग्नोर कर रखा और मैं अपने काम में बिजी हो गया था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैंने ज़रूरी पेपर की फ़ाइल उठाई और स्कूल से बाहर निकल गया। वह बच्ची गोपी मेरे साथ ही थी, क्योंकि मेरे साथ उस बच्चे को भी याद था कि मुझे उसके घर जाना है। उसके लाचार पिता से मिलने के लिए काफ़ी देर तक सड़कों और गलियों में पैदल चलते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए थे। उसके बाद हम उसके घर पर पहुंच चुके थे, जो ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, बल्कि छोटा सा पुराना घर था। मैं उस बच्चों के साथ घर के अंदर दाखिल हो गया था। घर की दीवारें तो बड़ी अजीब सी और पुराने टाइप की नज़र आ रही थी, किसी भूतिया फिल्म टाइप के जैसा घर लग रहा था, जिसे देखकर मैं खुद परेशान सा हो गया था। मगर फिर हौसला करके गोपी के पिता को देखने लगा, जो मुझे घर में कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। एक कमरे से होते हुए दूसरे कमरे और फिर आंगन फिरकी। अब पूरे घर के बाद भी मुझे ना तो घर में गोपी की माँ नज़र आई और ना ही उसके पिता नज़र आए थे। गोपी ने बताया था कि उसके पिता लाचार है। अगर वह लाचार है और वह कहीं नहीं जा सकते तो उनका घर में ही मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वह मुझे घर में कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। मैं परेशान हो गया था और मैंने गोपी से पूछा, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? तो उसने कि मेरे पापा सामने वाले कमरे में हैं। अपने कमरे की तरफ देख रहा था, लेकिन उस कमरे की तरफ देखते ही मैं हैरत का शिकार हो गया था, क्योंकि उस कमरे में मैं देख चुका था वह खाली था। बड़ा सिंपल सा घर था, कोई सामान था और ना ही घर में रहने वाला कोई मौजूद था। ना जाने गोपी मुझे किसके घर पर लेकर आ गई थी। गोपी के कहने पर मैं उस कमरे के अंदर चला गया था। मैंने सोचा कि एक बार और देखने में
क्या हर्ज है। जैसे ही मैंने कमरे के अंदर कदम रखा, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे पीछे एक औरत के बोलने की आवाज़ आई थी। मैंने जैसे ही पीछे पलट कर देखा, मैं अचानक ही डर गया और मेरी चीख निकल गई, क्योंकि सामने एक मोटी सी औरत खड़ी हुई थी जो बड़ी घूर घूर कर मुझे देख रही थी। मैंने उनसे कहा, कौन हो तुम? मैंने गुस्से से पूछा। दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन मुझे गोपी कहीं नज़र नहीं आ रही थी और दरवाजे के सामने वह औरत खड़ी हुई थी, जिसके सामने से गुजरकर मैं बाहर नहीं निकल सकता था। वह कौन थी, मैं उसे नहीं जानता था, लेकिन मुझे उससे बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि वह औरत देखने में बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। मुझे अब यहाँ आकर पछतावा हो रहा था, मैंने क्यों गोपी की बात मान ली थी। कहीं मैं यहाँ आकर किसी बड़ी मुश्किल में ना फंस जाऊँ। मुझे बस इसी बात की फ़िक्र थी। उस औरत ने कहा कि मैं गोपी की माँ हूँ और अब तुम्हारे गोपी से शादी होने वाली है। गोपी की माँ ने कहा तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी। मैंने खूब चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रही हो आप? और उस औरत ने बड़ी गुस्से भरी नज़रों से बोलते हुए मुझसे कहा, मीठी आवाज़ में मुझे बात करो, चलो अभी तुम्हारी शादी का इंतज़ाम किया जाएगा। मैंने कहा, आप औरत हो और मैं आपकी इज्जत करता हूँ, ऐसे कैसे ज़बरदस्ती आप अपनी 12 साल की बेटी की शादी मेरे साथ कर सकती हैं? कहाँ वो 12 साल की और कहाँ मैं 22 साल का लड़का। वैसे भी मेरी शादी होने वाली है। अपनी बेटी की शादी का इतना ही शौक़ है तो उसके लिए उसी की उम्र का कोई लड़का तलाश कर लो। मैं गुस्से भरे अंदाज में कहकर तेज़ी से बाहर की तरफ जाने लगा था, मगर अभी मैं दरवाजे से बाहर भी नहीं निकला था कि अचानक किसी ने पीछे से कोई जोरदार चीज़ मेरे सर पर दे मारी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे सर में इतनी ज़ोर से वह सब चीज़ें मारी गई थी कि मेरा सर दर्द की वजह से फटा जा रहा था। मैंने पीछे पलट कर देखा तो गोपी की माँ के हाथ में डंडा था, जो उन्होंने मेरे सर पर मारा था। दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और अगले ही पल में बेहोश हो गया था और ज़मीन पर गिर पड़ा था। यह सब इतनी अचानक हुआ कि मुझे कुछ सोचने समझने का भी मौका नहीं मिला था। मैं न जाने कब तक बेहोश रहा था, मैं नहीं जानता था, मगर जब मुझे होश आया तो मेरा सर इतना दुख रहा था कि मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे और सर में जो चीज़ मारी गई थी उसका असर अभी तक मेरे सर पर था। मेरी आंखें भी भारी भारी हो रही थी। मैं अपने सर को दबाते हुए तकलीफ़ कम करने की कोशिश कर रहा था। मुझे थोड़ा सुकून हुआ तो मेरी आंखों के सामने अपने होश होने से पहले का नज़ारा घूमने लगा। मैं याद करने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पर मैं था उस कमरे में बहुत अंधेरा था। मेरी कमर में भी पूरी तरह से दर्द हो रहा था। मैंने चारों तरफ देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई सामान रखने वाला कमरा है, जहाँ कबाड़ा भरा हुआ था और वहाँ से पूरी बदबू आ रही थी। वह घर नहीं था जहाँ पर मुझे गोपी लेकर आई थी, बल्कि यह कोई और ही जगह थी। मुझे अब पछतावा हो रहा था कि मैंने क्यों गोपी की बात मान ली थी। मेरे घर पर मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी और परेशान होगी। ना जाने मैं कब से कमरे में बंद था। मुझे अपनी फैमिली की याद आ रही थी और उनकी टेंशन हो रही थी। मैं बस यही सोच सोचकर परेशान हुआ जा रहा था कि मैं यहाँ पर क्यों आया था। यहाँ से निकलने का मुझे कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। अगर मुझे पता होता कि इस घर में आने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हो सकता है, मैं कभी यहाँ पर नहीं आता। लेकिन सारी बात ही तो यही थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैंने अपना फ़ोन देखना चाहा तो मेरा मोबाइल ही मेरे पास नहीं था। मतलब वो औरत मेरा मोबाइल लेकर जा चुकी थी। ना जाने वो औरत कौन थी और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था।
मैं तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और जोर जोर से दरवाज़ा बजाकर उसे खोलने के लिए कहने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। हार मानकर मैं खुद बैठ गया था और फिर किसी के आने का इंतज़ार करने लगा। ना जाने मेरे घर वाले कितने परेशान होंगे। वह मुझे गायब पाकर मुझे ढूंढने की कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे। यह औरत कौन थी और यह मेरे साथ क्या करना चाहती थी? कहीं औरत मुझे मारना तो नहीं चाहती थी? मगर वह तो मुझे अपनी बेटी की शादी करने के लिए कह रही थी। मैं इस बात के लिए कभी भी राजी नहीं होता, क्योंकि मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं था। मेरे स्कूल में भी काफ़ी सारी लड़कियां पढ़ाती थी। हमारा स्कूल इंटर तक था और जवान लड़कियां भी मेरे स्कूल में पढ़ा करती थी। कभी मैंने नज़र उठाकर भी अपने स्कूल के स्टूडेंट को नहीं देखा था। प्रशिक्षण को पढ़ाता था। मेरा मतलब उनसे सिर्फ पढ़ाई तक ही था और मैं अपने स्कूल के स्टूडेंट की बहुत इज्जत किया करता था। हमेशा तमीज़ से बात किया करता था। मैं कैसे गोपी से शादी कर सकता था? वह 12 साल की थी। बाहर दिन था या रात, मुझे किसी बात की कोई खबर न मिल रही थी। न जाने कितना टाइम मुझे उस कमरे में गुजर गया था। मैं कभी सोचा था और कभी उठकर बैठ जाता था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। लेकिन वह औरत जो गोपी अपनी माँ बता रही थी, मुझे यहाँ लाकर और कैद कर कर छोड़ कर जा चुकी थी और पलट कर मेरी खबर तक नहीं लेने की कोशिश कर रही थी। यही सब सोच सोच कर मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया था और सो गया था। और जब दोबारा मेरी आँख खुली तो दरवाज़ा खोलने की आवाज़ से खुली। मैंने आंखें खोलकर देखा तो सामने वही औरत कमरे के अंदर आई थी। उसके हाथ में बैग था, जो उसने मुझे उठाकर कहा कि यह लो, खाना खा लो। मुझे भूख तो बहुत लगी हुई थी। तभी खामोशी से मैंने उस बात को पकड़ लिया। मैंने उस औरत से पूछा, तुम यह सब कुछ क्यों कर रही हो? तो कहने लगी, अब बहस करने की मुझ में हिम्मत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझसे वादा किया था कि वह तुम्हारी शादी मेरी बेटी से करवाएगी, लेकिन वह अपने वादे को भूल गई और जब मैंने तुम्हारी माँ को याद दिलाया तो वह मुकर गई। उसे इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगी। मैं तभी तुम्हें धोखे से घर में बुलाया था, ताकि तुम्हारी और अपनी बेटी की शादी करवा सकूं। अब यह पेपर पकड़ो और इन पर साइन कर दो। वह औरत बड़े गुस्से में बात कर रही थी। पेपर पेन मेरी तरफ बढ़ाया। मेरी कोर्ट मैरिज कराना चाहती थी। मैंने उसके कहने पर पेपर अपने हाथ में ले लिए। जब पढ़कर देखा, मैं भड़क कर उठा। मैं समझ गया था कि वह शादी के पेपर थे, जिस पर एक तरफ किसी लड़की के साइन हुए थे, जो शायद गोपी के थे। मैंने उस औरत से कहा कि तुम ऐसी माँ हो जो अपनी छोटी सी मासूम बेटी को इतने बड़े लड़के के हवाले कर रही हो। तुम अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा पाप नहीं कर सकती। अभी वह जवान नहीं है, वह बच्ची है। तुम नाबालिग लड़की की शादी नहीं कर सकती। तुम जानती हो कि इस वजह से तुम अरेस्ट भी हो सकती हो, क्योंकि तुम्हारी बेटी की उम्र अभी बहुत कम है। जब तक तुम्हारी बेटी बालिग नहीं हो जाती, तब तक तुम उसकी शादी नहीं कर सकती। उस औरत ने कहा कि वह मेरी बेटी है, मैं जैसा चाहे उसके साथ कर सकती हूँ। वह बालिग नहीं है, लेकिन तुम तो बालिग हो। चुपचाप इस पर साइन कर दो। उसने मुझसे कहा, तुम्हारी माँ नहीं तो तुम्हें तो अपनी माँ का किया हुआ वादा पूरा करना ही होगा। मैंने कहा कि कभी भी मेरी माँ एक 12 साल की लड़की से शादी करने के लिए वादा कर ही नहीं सकती। मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है। उस औरत को गुस्सा आ गया और मुझसे कहने लगी कि क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ने ही नहीं बताया कि यही सच है कि तुम्हारी माँ ने मुझसे वादा किया था कि वह तुम्हारी शादी मेरी बेटी से करवाएंगी। और अभी वह बोल ही रही थी कि इतनी देर में उसका मोबाइल बजने लगा और फिर वह फ़ोन उठाकर बात करती हुई मेरी तरफ देखने लगी। उसने मुझसे कहा कि मैं कल फिर आऊँगी और मुझसे हर हाल पर इन पेपर्स पर तुम्हारे साइन चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। वह मुझे धमकाकर बाहर निकल गई थी। मैं बहुत परेशान हो गया था। आखिर ये औरत कैसी बातें कर रही थी? अब तो मैं भी सारी सच्चाई जानना चाहता था। मैंने भागने की कोशिश नहीं की। मैं जानता था कि आखिर गोपी की माँ उसकी शादी क्यों कराना चाहती है। मैंने खाना खाया तो रात भी मेरी बड़ी देर से गुजर गई थी।
मुझे सिर्फ एक टाइम का खाना देकर ही चली गई थी, शायद इसलिए कि मैं उसकी बात मानकर उसकी बेटी से शादी कर लूं और पेपर पर साइन कर दूं। मुझे अपनी माँ पर पूरा यकीन था कि वह ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। अगले दिन फिर कमरे का दरवाज़ा खुला और कमरे में औरत नहीं कोई आदमी आया था, मगर मैं यह देखकर हैरान रह गया था कि वह आदमी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, मतलब कि वह कोई लाचार आदमी था। मुझे पहले ख्याल आया कि कहीं बाहर गोपी का पिता ना हो। उसने मुझे अपने बारे में बिना पूछे ही बता दिया कि मैं गोपी का पिता हूँ और वह इंसान जिसने मुझे यहाँ पर रखा हुआ था वह गोपी की माँ है। वह आदमी लगभग 45 साल का था, जबकि उसकी पत्नी की उम्र 32 साल की होगी। मैंने उस आदमी से कुछ पूछने की कोशिश की, मगर उसने मुझे चुप रहने को कहा और फिर मेरे किसी भी सवाल का जवाब दे देना ही मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं तेज़ी से उसके पीछे चल पड़ा। वह खुद ही व्हीलचेयर चला रहा था और मैं पैदल उसके साथ साथ चल रहा था। उस घर से बाहर निकालकर वह कई गलियों से होता हुआ मुझे 25 मिनट के बाद एक और घर में लेकर चला गया था। यह घर बेहद साफ सुथरा और 3 मंजिल का मकान था। घर जितना खूबसूरत बाहर से था, उससे कई गुना ज़्यादा अंदर से खूबसूरत है। वह मुझे एक कमरे में लेकर गया। उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। उस आदमी ने मुझे फ्रेश होने के लिए कहा। उसके कहने पर मैंने अपने हाथ मुंह धो लिए थे और उसके सामने बैठ गया। उसने बाहर आवाज़, पिंकी बेटा खाना लेकर आ जाओ। बाहर से हाथ में खाने के लिए लेकर एक खूबसूरत सी जवान लड़की कमरे के अंदर आई थी। उस आदमी ने मुझसे कहा कि ये मेरी बेटी पिंकी है, तुम खाना खाओ तो भी उसके हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा। मैंने खाना खाने से इनकार कर दिया और उनके घर में लाने की वजह पूछी, तो उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। तुम डरो नहीं और बेफिक्री से मेरे घर का खाना खा सकते हो। मैंने पहले पेट भरकर खाना खाया क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से भूखा था। खाना तो बहुत टेस्टी बना हुआ था। वह लड़की खाना खाने के बाद मेरे आगे से खाने के लिए उठाकर बाहर चली गई। उस आदमी ने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि मेरी बेटी और मेरी पत्नी की वजह से तुम्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। हो सके तो मेरी पत्नी और मेरी बेटी को माफ़ कर देना। उस आदमी ने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए थे। मैंने उनके हाथ पकड़कर इकरार करते हुए सर हिलाया। मैंने उनके हाथ खोल दिए और पूछा कि क्या आपकी पत्नी जो कुछ मेरे और गोपी की शादी के बारे में कह रही है, क्या वह सच है? मेरे सवाल पर उन्होंने हाँ में सर हिला दिया, जिस पर मेरा रंग उड़ गया था। लेकिन यह पूरा सच नहीं था। उस आदमी ने कहा, तुम्हें उलझकर उसे देखकर अगर यह पूरा सच नहीं था तो पूरा सच था क्या? ये सवाल शायद मेरी आंखों में भी उतर आया था। उस आदमी ने कहा कि पूरा सच मैं तुम्हें बताता हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा। आधे सच की वजह से मैं पिछले कई घंटों से इतनी परेशानी में था, इस बारे में जानना मेरा हक था। तभी वह बोलने लगे कि मेरी शादी मेरी पत्नी गीता के साथ हुई थी। तुम्हारी माँ और मेरी पत्नी की आपस में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। यह दोनों बचपन की सहेलियाँ हैं। ये दोनों एक ही उम्र की थी, सिर्फ इन दोनों में 2 साल का ही फ़र्क था। तुम्हारी माँ की शादी के बाद सबसे पहले तुम पैदा हुए थे। तुम्हारी पैदाइश पर तुम्हारी माँ बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि तुम लड़के थे, और इस बात पर तुम्हारी माँ की खुशी के ठिकाने नहीं थे। उसके 5 महीने बाद ही मेरी बेटी का जन्म हुआ, जो अभी खाना लेकर आई थी। तब तुम 5 महीने के थी। मेरी पत्नी की बेटी पैदा हुई थी। वो निराश हो रही थी क्योंकि उसे भी लड़का ही चाहिए था। लेकिन तुम्हारी माँ ने वादा किया कि वह पिंकी को अपने बेटे अरमान के लिए मांग रही है। इसी तरह से मेरी पत्नी इस बात से बहुत खुश हो गई थी क्योंकि उन दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली थी। इसी तरह से तुम्हारी माँ ने जो वादा किया कि वह तुम्हारी शादी मेरी बेटी से करेगी, तुम्हारी माँ
शायद यह वादा करके भूल गई, लेकिन मेरी पत्नी को यह बात अभी तक याद है। वह अभी तक उस वादे को नहीं भूली है। और तुम्हारे बारे में गोपी भी अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि जैसे जैसे पिंकी बड़ी होती चली गई थी, उसकी माँ उसको यह बताते रहती थी कि मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है और तेरे होने वाले पति का नाम अरमान है। इसलिए कभी भी किसी और लड़के के बारे में मत सोचना। मैं तुम्हारी शादी अपनी सहेली के बेटे से करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। मेरी बेटे ने तो कभी किसी और लड़के का ख्याल भी दिल में नहीं लाया था, क्योंकि उसको बचपन से ही यह बात बताई गई थी कि उसका रिश्ता बचपन से ही तय हो चुका है। इसलिए उसने हमेशा अपने दिल में अरमान नाम के लड़के को बसाया हुआ है। एक बैंक में नौकरी किया करती थी। मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और उसके कई साल बाद मेरी छोटी बेटी पैदा हुई, जो कि गोपी। वक्त गुजरता रहा, लेकिन तुम्हारी माँ ने हमसे बात करने की कोशिश नहीं की। तुम्हारी फैमिली से हमारी फैमिली का मिलना जुलना भी कम हो गया था। पिंकी को तुम्हारे बारे में पता था कि हमने उसका रिश्ता तुमसे लगाया हुआ है। हमारी बेटी इस रिश्ते पर बहुत खुश थी, मगर जब वह 19 साल की हुई तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था और इस एक्सीडेंट में मेरी टांगें चली गई थी। मेरा एक्सीडेंट तुम्हारे पिता की गाड़ी से हुआ था। वह चाहता तो मुझे हॉस्पिटल भी लेकर जा सकता था और मेरी मदद कर सकता था। शायद आज मैं इस तरह से लाचार नहीं होता, लेकिन तुम्हारा पिता मौके पर ही मुझे छोड़कर भाग गया था। इस बात का पता जब मेरी पत्नी को चल गया, हालत का जिम्मेदार अपनी सहेली की पति को समझा, तब उसके दिल में बदले की आग जग उठी थी। पत्नी की मोहब्बत और दोस्त की मोहब्बत पर दाग लग चुका था। मेरी पत्नी ने कहा कि अब वह तुम्हारी शादी पिंकी से ही करा कर रहेगी, ताकि शादी हो जाने के बाद वह पिंकी को उस घर की बहू बनने के बाद उसे तुम्हारी माँ को परेशान करने के लिए कहे और जैसे जैसे लड़ झगड़ कर तुम्हारे पिता की सारी जायदाद पिंकी के नाम करवा ले। मेरी पत्नी ने यह सब कुछ बदला लेने के लिए ही किया। मेरी बेटी, जिसकी कोई गलती नहीं थी, यह सब करने के लिए तैयार नहीं थी। मेरी बड़ी बेटी पिंकी बहुत सीधी और समझदार है। वह अपनी माँ की तरह बिल्कुल भी चालाक नहीं है। मैं अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मेरी बेटी ने अपनी माँ से साफ कह दिया था कि वह शादी हो जाने के बाद अपने ससुराल में जाकर ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिसकी वजह से अरमान या उसके परिवार को कोई परेशानी हो, क्योंकि मेरी बेटी तुमसे बचपन से ही मोहब्बत करती है और तुमसे शादी करना चाहती है। मेरी बेटी कभी भी बदले के लिए तुम्हें इस्तेमाल नहीं करेगी। बदला उसकी माँ लेना चाहती है, मेरी बेटी नहीं। इस बदले की आग में कोई और तो नहीं बल्कि मेरी बेटी जल रही है, क्योंकि वह तुमसे शादी करना चाहती है और तुमसे प्यार करती है। लेकिन जब इस काम के लिए पिंकी ने इकरार कर दिया, तो पिंकी की माँ ने गोपी को अपना दूसरा हथियार बना लिया। उसने सोचा कि एक बेटी नहीं तो दूसरी बेटी की शादी करके मैं इन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती हूँ। उसने मेरी छोटी बेटी का एडमिशन जानबूझकर तुम्हारे स्कूल में करवा दिया और वह उससे रोज़ सिखाती थी कि तुम्हें टीचर के पास जाकर ऐसा कहना है। मेरी बेटी गोपी सिर्फ अपनी माँ के कहने पर ही तुमसे ऐसा कहा करती थी। उसकी बनी बनाई प्लानिंग थी, तुम उसकी बातों में आ जाओ और फंस जाओ। यही चाहती थी कि वह तुमसे किसी तरह से यहाँ बुला ले और बाद में आने के बाद ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी गोपी से करवा दे, क्योंकि पिंकी इस हाल में तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। वह अपने ससुराल वालों से बदला नहीं लेना चाहती थी। इसलिए मेरी पत्नी ने अपनी छोटी बेटी को मोहरा बना लिया और वह अपनी छोटी बेटी की शादी तुमसे करने के लिए तैयार हो गई। मेरी पत्नी पागल हो गई है और पागलों वाली हरकतें कर रही है। मैं उसे समझा समझा कर परेशान हो गया हूँ। अब मैंने तुम्हारे सामने सच्चाई खोल दी है और ये हमारा असली घर है। जिस घर में तुम्हें बंद किया गया था वह हमारा पुराना मकान है, जो हमेशा बंद रहता है। मेरी पत्नी के सर पर बदले का भूत सवार है, जो हर हाल में वह तुम्हारे माता पिता से लेना चाहती है। उस आदमी की सारी बात सुनकर मैं दंग रह गया था। यह कहानी बदले की कहानी थी, जिसकी वजह से मैं कैद करके रखा गया था। उस आदमी ने मुझसे कहा,
तुम अब आज़ाद हो। उस आदमी के कहने पर मैं वापस तेज़ी से अपने घर की तरफ बढ़ गया था। मेरे घर वाले मेरे गुमशुदगी पर बेहाल हो चुके थे और मुझे सही सलामत देखकर मुझे गले से लगा लिया था। उनके पूछने पर मैंने उनको सारी बात बताई तो वह सब भी मेरी तरह ही चौंक कर रह गए थे कि उन्होंने उस औरत से ऐसी उम्मीद नहीं थी जो कि मेरी माँ की बचपन की सहेली थी। पिताजी ने भी शर्मिंदगी से अपनी नज़रों को झुका ली थी। पिताजी डर गए थे और इसी वजह से वह उस आदमी को हॉस्पिटल नहीं लेकर जा सके थे। पिताजी ने कहा था कि वह पिंकी के पिता से माफ़ी मांगने के लिए तैयार है और जाकर उनके आगे हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगना चाहते थे। मेरी पूरी फैमिली गोपी के घर चली गई थी। हम सब गोपी के घर पहुँचे तो गोपी की माँ अपने पति पर बरस रही थी कि उन्होंने मुझे आज़ाद क्यों कर दिया। मेरे पिताजी को देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया, मगर पिताजी ने गोपी के पिताजी से माफ़ी मांगी। गोपी के पिता ने जब अपनी पत्नी को समझाया तो वह समझ गई थी, लेकिन उनकी शर्त यह थी कि मैं पिंकी से शादी कर लूँ। मैं उनकी शर्त पर राजी हो गया था। कुछ दिनों बाद मैं शादी पिंकी से हो गई और मेरी माँ और गोपी की माँ के बीच पहले वाली दोस्ती दोबारा हो गई थी। हम दोनों फैमिली के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। पिंकी बहुत अच्छी लड़की थी। वह मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। मैं पिंकी की जिम्मेदारी उठा ली थी। अब मैं अपनी पत्नी पिंकी के साथ बहुत खुश था। मेरी माँ हमेशा पिंकी को अपनी बहू नहीं बल्कि बेटा समझती थी। माँ मुझे अपने माता पिता के फैसले पर कोई एतराज़ नहीं था। इसी तरह से सब कुछ ठीक हो गया। हम लोग सब मिलकर बहुत सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसमें ना तो कोई गम है और सब खुशी से हैं। गोपी को अब हम सब लोग पुरानी बातें बता बता कर चढ़ाते हैं। वह बेचारी बहुत शर्माती है क्योंकि उसने ऐसा सिर्फ अपनी माँ के कहने पर ही किया था। मैं अभी भी स्कूल की जॉब कर रहा था। मेरी शादी के बाद मेरी माँ और पिंकी की माँ के बीच उनकी बचपन की दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी हो गई थी। अब तो गोपी काफ़ी बड़ी हो गई है। अक्सर बचपन की बातें याद आती है तो खूब हंसकर उसको तंग करते हैं। ज़िंदगी में कभी भी बदला लेने के लिए हमें इतना हद तक नहीं गिरना चाहिए कि सामने वाले को हम इतना ज़्यादा परेशान कर दें कि क्या किसी और ने होता है और भुगतना किसी और को पड़ता है। याद रखें कि कभी भी कोई ऐसा फैसला न करें जिससे आपके बच्चों की ज़िंदगी पर बुरा असर पड़े। गोपी की माँ ने उसे हमेशा गलत सीख दी थी। अपना बदला किसी और से लेने के लिए इस हद तक ना गिर जाए कि बच्चा अपने बचपन में ही बिगड़ जाए। बच्चों को हमेशा बच्चों की तरह ही माना कीजिए, उन्हें बड़ा बनाने की कोशिश ना करें। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपको इस तरह की कहानी हमेशा सुनने को मिले तो नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।